आप यह देखिए कि झारखंड ने अपने सीने को चीरकर इस देश को रोशन किया है। हम उस तरीके के भी टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, चूँकि हम ये मानते हैं कि जो चीज़ें अन्य राज्यों से अलग झारखंड के पास हैं, उनको ही प्रमुखता देने के बाद हम पर्यटकों को अपने राज्य में आकर्षित कर पाएंगे। एक ग्लास ब्रिज का भी आपने कॉन्सेप्ट दिया है। चूँकि बगल के स्टेट बिहार राजगीर में आप गए भी थे, वहाँ वहाँ पे मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। परिवर्तन संसार का नियम है और उत्तरोत्तर वृद्धि भी संसार का नियम है। राजगीर में जो स्काई वॉक बना है वो अच्छा बना है, लेकिन हम उसका एडवांस वर्जन, उससे और बड़ी और बेहतर चीज़ें झारखंड में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जोन्हा में हम लोगों ने देखा कि 2 स्टेप में जोन्हा का वाटरफॉल की धारा बह रही है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद एक हाफ सर्कुलर ग्लास ब्रिज बनाने का प्लान है, जिस ग्लास ब्रिज पर चल के धारा के बिल्कुल सामने आकर लोग फोटोग्राफी करा सकेंगे। वो धारा के समक्ष खड़े होंगे, उनके पाँव के नीचे से धारा बह रही होगी, जिसको वो देखेंगे और एक बड़ी सुखद अनुभूति उनको होगी। नेतरहाट के साथ इस जुड़े हुए मिथ को एक्सप्लोर करने के लिए मैग्नोलिया पॉइंट पर हम लोग एक स्काई वॉक बनाना चाहते हैं कि लोग उन क्षणों को महसूस कर सकें कि जब आज से बहुतेरे वर्ष पहले मैग्नोलिया ने वहीं पर अपने अधूरे प्रेम की इतिश्री की थी। कोयल व्यू पॉइंट में हम लोग एक मल्टी स्टोरीड ग्लास टावर बनाना चाहते हैं कि जिस पर चढ़ के लोग कोयल नदी की बहती हुई शांत धारा को देख पाएँ, साल के उन घने जंगलों को देख पाएँ कि जिन जंगलों के बीच से वो धारा बह रही है। 5वां स्थल जो हम लोगों ने तय किया वो पतरातू वैली का वह सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पर खड़े होने पर एक साथ 3 लूप दिखते हैं। इन 5 ही जगहों पर हम उसी कंपनी नाइल कंपनी के कंसल्टेंट को लेकर गए थे, जिसने कि फिजिबिलिटी वहाँ पर देखकर बताई कि हाँ, इन जगहों पर इन चीज़ों को बनाया जाना संभव है। टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट का एक चेहरा झारखंड ओढ़ेगा, जिस चेहरे के साथ पर्यटकों के मन में यह आश्वस्ति का भाव रहेगा कि झारखंड के लोग बहुत सीधे सरल और सहज होते हैं। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ज़्यादातर टूरिज़्म पे फोकस की हुई है। चाहती है सरकार कि झारखंड में बाहर के भी टूरिस्ट आए, यहाँ के लोकल भी लोग घूमें, ताकि सरकार वो जो हिडन ब्यूटी है झारखंड का वो पूरे देश में फैले। हमारे साथ खुद टूरिस्ट मिनिस्टर सुदीप सोनू जी हैं। सुदीप जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया आपने कि हम ट्राइबल टूरिज़्म कराएंगे, हम माइनिंग टूरिज़्म कराएंगे? दरअसल सरकार की प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, प्राथमिकताएं संचालित होती हैं नेतृत्व से, और हमारे नेतृत्व यानी हेमंत सोरेन जी का ये बड़ा स्पष्ट मानना था कि खनन की काली छाया ने इस झारखंड को कहीं न कहीं अभिशप्त किया है। हमारे लोग विस्थापित हुए, हमारे लोग प्रदूषण जनित बीमारियों के शिकार हुए, हमारा पर्यावरण खराब हुआ, खत्म हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि इस खनन का जो लाभ था वो यहाँ के स्थानीय निवासियों को नहीं मिला। वो बड़ी कंपनियाँ, बड़े लोग जिनके हिस्से में गया और ज़मीन हमारी खो दी गई। तो माननीय मुख्यमंत्री यह स्पष्ट कहते थे कि अब टैगलाइन बदलनी चाहिए, खनन नहीं पर्यटन की दिशा में इस राज्य को जाना चाहिए, कि हम जहाँ अपने पर्यावरण की संरक्षा कर सकें, जहाँ अपने लोगों को हम रोज़गार मुहैया करा सकें, और देश के अन्य राज्य जिनका बड़ा आय का हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है, तो झारखंड क्यों नहीं। तो निश्चित रूप से इसी विज़न और गोल को लेकर हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत समर्थन और सहयोग इस बात पर है कि झारखंड के टूरिज़्म की दशा, दिशा और चेहरा तीनों बदलना है। तो क्या मतलब ट्राइबल टूरिज़्म के तहत सिर्फ जो ट्राइबल एरिया है या भगवान बिरसा मुंडा का जो एरिया उसमें सर्किट बना के आप देंगे, या फिर एक्चुअल में ट्राइबल क्या है, कैसे आदिवासियत को जिया जा सकता है? क्योंकि यही एक समाज है जो सिर्फ प्रेजेंट में जीता है, और दुनिया हर कोई खुश उसी से रह सकता है जो सिर्फ प्रेजेंट की चिंता करता है, फ्यूचर ये भी बताएंगे। 2-3 चीज़ें हैं। हर स्टेट का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्राइस। मध्य प्रदेश ने अपने जंगलों को, अपने वन्य जीवों को बहुत अच्छे से मार्केट किया। गुजरात के रन में 11 तारीख से एक कच्छ का
रन लगने जा रहा है, रन ऑफ कच्छ। तो गुजरात ने अपने मरुस्थल या रेगिस्तान को मार्केट किया, उसके लिए लोगों को बुलाया। और राजस्थान ने अपने राजे रजवाड़े के किले को टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए खोला। तो ज़ाहिरा तौर पर झारखंड को भी उन आयामों को तलाशना पड़ेगा जो दूसरे राज्यों के पास नहीं हैं, हमारे पास हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास भी वन्य जीव अभयारण्य हैं, वह भी हमारे फोकस का एक केंद्र है। हमारे पास बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े डैम हैं, वह भी एक फोकस का केंद्र है। हमारे पास जंगलों में छिपे अनगिनत सैकड़ों झरने हैं, वह भी हमारे आकर्षण का एक केंद्र है। हम निश्चित रूप से उसको भी दर्शकों के लिए खोलेंगे। लेकिन साथ साथ दो अन्य चीज़ें जो सिर्फ हमारे पास हैं, दूसरों के पास नहीं है, जिसके बारे में भी हमें विचार करना होगा। सबसे पहले तो झारखंड के पैमाने, माफ़ कीजिएगा, भारत के पैमाने पर झारखंड को एक आदिवासी बहुल राज्य के तौर पर पहचाना जाता है। और आदिवासियों की जो संस्कृति है, ये इंडिजिनस पीपल प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करके सिर्फ ब्याज के रूप में प्रकृति से कुछ लेकर प्रकृति को भी संरक्षित करते हैं और खुद भी जीते हैं। तो जीवन की इस शैली को, जिसको हम सनातन शैली कहते हैं, जिसको हम ये सरना शैली कहते हैं, प्रकृति पूजक लोग हैं, उनकी इस शैली को पूरी दुनिया और पूरे देश के समक्ष लाना है कि आदिवासी समाज अपने किन धारणाओं के अनुरूप जीता है, आदिवासी समाज कैसे रहता है, आदिवासी क्यूजीन में खाने के क्या पदार्थ हैं जो निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए एक नवीन या नई वस्तु होंगे। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि इस ट्राइबल टूरिज़्म की तरफ भी हम लोग काम करें और हम एक ऐसा सर्किट क्रिएट करें जिसमें झारखंड की समृद्ध विरासत, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान की बात हो, डोम्बारी बुरू की बात हो, वो दौर याद हो कि जब डोम्बारी बुरू में भगवान बिरसा के 400 अनुयायियों को अंग्रेज़ों ने एक साथ मार डाला था। भगवान बिरसा की जन्मभूमि उलीहातू की बात हो, अड़की की बात हो, तमाड़ की बात हो, देवड़ी मंदिर की बात हो, जहां आज भी पुजारी पाहन हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आदिवासियों की द्योतक हैं, इनको पूरे देश और दुनिया के समक्ष लाने का यह एक प्रयास है। दूसरा, हम लोगों ने भी इस बात को सोचा कि हमारी झारखंड की सोना धरती का सीना चीर कर जब लोगों ने यहाँ से खनिज निकाले हैं, तो निश्चित रूप से टूरिज़्म का एक आयाम वह भी होना चाहिए कि हम एक माइनिंग टूरिज़्म की परिकल्पना करें। देश दुनिया के लोगों ने माइंस में उत्खनन कैसे होता है यह नहीं देखा है। हम उनको यह बताना चाहते हैं कि झारखंड में माइनिंग या उत्खनन के तौर तरीके कैसे हैं। आप उस खदान को महसूस कीजिए, धरती के गर्भ से निकलते हुए इस कोयले को महसूस कीजिए, जिसके जलने से आपके घरों में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में रोशनी होती है। आप यह देखिए कि झारखंड ने अपने सीने को चीरकर इस देश को रोशन किया है। हम उस तरीके के भी टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो चीज़ें अन्य राज्यों से अलग झारखंड के पास हैं, उनको ही प्रमुखता देने के बाद हम पर्यटकों को अपने राज्य में आकर्षित कर पाएंगे। एक ग्लास ब्रिज का भी आपने कॉन्सेप्ट दिया है, चूँकि बगल के स्टेट बिहार राजगीर में आप गए भी थे, वहाँ पे मतलब इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो क्या उसी तरीके का ब्रिज आपका बनाने की कल्पना है कि वैसा ही ब्रिज बने जो लोग मतलब आकर देखें दूर दूर से कि ग्लास का ब्रिज कैसा है? नहीं, देखिए, उसी तरीके का शब्द उचित नहीं होगा। परिवर्तन संसार का नियम है और उत्तरोत्तर वृद्धि भी संसार का नियम है। राजगीर में जो स्काई वॉक बना है वो अच्छा बना है, लेकिन हम उसका एडवांस वर्जन, उससे और बड़ी और बेहतर चीज़ें झारखंड में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस क्रम में हमने दशम का दौरा किया। दशम के दौरे में बड़ा मज़ेदार एक वहाँ का रोचक पहलू है कि दशम की जो धारा है, उस धारा का एक सिरा खूंटी ज़िले में है और एक सिरा रांची ज़िले में है। तो हम लोगों की परिकल्पना है कि हम खूंटी और रांची ज़िला को एक ग्लास सस्पेंशन ब्रिज के माध्यम से जोड़ें और धारा के ऊपर उस ग्लास सस्पेंशन ब्रिज में चलते हुए पर्यटक रांची से खूंटी ज़िले में प्रवेश करें और खूंटी से वापस रांची ज़िले में आएँ। तो ये हमारी सोच है। इसके बाद हम लोग जोन्हा गए। जोन्हा में हम लोगों ने देखा कि 2 स्टेप में जोन्हा का वाटरफॉल की धारा बह रही है। तो फर्स्ट स्टेप के बाद एक हाफ सर्कुलर ग्लास ब्रिज बनाने का प्लान है
जिस ग्लास ब्रिज पर चल के धारा के बिल्कुल सामने आकर लोग फोटोग्राफी करा सकेंगे। वो धारा के समक्ष खड़े होंगे, उनके पाँव के नीचे से धारा बह रही होगी, जिसको वो देखेंगे और एक बड़ी सुखद अनुभूति उनको होगी। तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने इसको किया, दूसरे दिन मैं नेतरहाट गया। नेतरहाट में मैग्नोलिया पॉइंट है, जो सनसेट पॉइंट भी कहलाता है, और मैग्नोलिया की प्रेम कथा एक बड़ा करुण रस लिए हुए है कि कैसे एक चरवाहे से एक अंग्रेज़ साहब की बेटी की मोहब्बत होती है और कैसे यह मोहब्बत परवान नहीं चढ़ती है, जिसका एक दुखद अंत होता है। तो कहीं ना कहीं नेतरहाट के साथ इस जुड़े हुए मिथ को एक्सप्लोर करने के लिए मैग्नोलिया पॉइंट पर हम लोग एक स्काई वॉक बनाना चाहते हैं कि लोग उन क्षणों को महसूस कर सकें कि जब आज से बहुतेरे वर्ष पहले मैग्नोलिया ने वहीं पर अपने अधूरे प्रेम की इतिश्री की थी। चौथा स्थान हम लोगों ने जाकर जो चयन किया वो कोयल व्यू पॉइंट है। कोयल व्यू पॉइंट में हम लोग एक मल्टी स्टोरीड ग्लास टावर बनाना चाहते हैं कि जिस पर चढ़ के लोग कोयल नदी की बहती हुई शांत धारा को देख पाएँ, साल के उन घने जंगलों को देख पाएँ कि जिन जंगलों के बीच से वो धारा बह रही है। पांचवा स्थल जो हम लोगों ने तय किया वो पतरातू वैली का वह सेल्फी पॉइंट है, जहाँ पर खड़े होने पर एक साथ 3 लूप दिखते हैं। इन पांचों ही जगहों पर हम उसी कंपनी नाइल कंपनी के कंसल्टेंट को लेकर गए थे, जिसने कि फिजिबिलिटी वहाँ पर देखकर बताई कि हाँ, इन जगहों पर इन चीज़ों को बनाया जाना संभव है, जिसको हम लोगों ने DPR बनाने के लिए कहा है। 15 दिनों का समय उन लोगों ने लिया है। 15 दिनों के अंदर में DPR बनकर जब आ जाएगा तो हम लोग बाकी की सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए यथाशीघ्र इस काम को शुरू करना चाहेंगे। समान तौर पे टूरिस्ट शब्द ही आया, टूरिस्ट से मतलब व्हीकल ड्राइव करने वाले को ही ज़्यादा मतलब लोग पसंद करते हैं टूरिज़्म में अपने गाड़ी से जाए। तो क्या आप सड़कों में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चौड़ा करेंगे, या फिर आप कहेंगे कि जो है अभी तत्काल वही चले? और दूसरी बात ये देखने को मिलती है कि जहाँ भी टूरिस्ट जाते हैं, सरकारें वहाँ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बहुत अधिक टोकन का या टिकट का चार्जेस लगा। क्या सुदीप जी का ध्यान उस ओर भी जा रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मैं आपके प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर दे दूं। कल परसों के अखबारों में आपने स्पष्ट पढ़ा है कि राज्य सरकार 5,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा टूरिस्ट सर्किट और होली सर्किट में खर्च करने जा रही है। संयोग से RCD जो है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ऑनरेबल मुख्यमंत्री के पास है, और चूँकि वह भी जानते हैं कि टूरिस्ट प्लेसेस की या रिलीजियस प्लेसेस की कनेक्टिविटी अगर अच्छी नहीं होगी तो लोगों को जाने में हेजिटेट करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने इस दिशा में पहल की है। तो मेरा यह मानना है कि सड़कों का नेटवर्क जो हमारे होली टूरिज़्म के सर्किट को, हमारे टूरिज़्म के सर्किट को जोड़ता है, उसमें बड़ा आमूलचूल परिवर्तन बहुत जल्दी होने जा रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि पर्यटकों से लिए जाने वाले पैसे का सवाल है। तो 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यह है कि पर्यटक को जितने ज़्यादा दिनों तक हम अपने राज्य में रोक कर रख पाएंगे, उतना ज़्यादा वो पर्यटक इस राज्य की बेहतरी के लिए पैसा देकर जाएगा। तीसरी बात यह है कि जब आप किसी टूरिस्ट प्लेस पर कोई सुविधाएं देते हैं तो सुविधाएं निःशुल्क नहीं होती। चाहे वहाँ के साफ़ सफाई के मुद्दे हों, चाहे वहाँ के प्रबंधन की बातें हों, चाहे वहाँ मिलने वाले फूड के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों में कहीं ना कहीं पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपसे यह नहीं कहता हूँ कि कोई गलाकाट फीस पर्यटकों के लिए नियत की जाएगी, लेकिन इतना ही शुल्क नियत किया जाएगा कि उस टूरिस्ट प्लेस के संधारण के लिए, आवश्यक चीज़ों के लिए सरकार पर अनावश्यक बोझ ना आए। वह टूरिस्ट प्लेस स्वयं सफिशिएंट हो, सेल्फ सस्टेनेबल हो, आत्मनिर्भर हो, जिससे कि वो अपना बेहतरी मेंटेन रख सके और पर्यटकों को आकर्षित कर सके और पर्यटकों को उचित सुविधाएं उचित मूल्य पर हासिल हो सके। लेकिन कई जगह, जैसे झारखंड का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा सवाल इसीलिए था, यहाँ पे जेल चौक पे बिरसा मुंडा पार्क जो स्मृति पार्क बना, वहाँ पार्किंग शुल्क भी 50 रुपये, बच्चों के लिए भी 50 रुपये। तो अभी देखा जा रहा है कि वहाँ सेल ही नहीं हो रहा है टिकट का, मतलब पब्लिक एंट्रेंस नहीं कर रहे हैं। रांची के हर पार्कों को निगम ने, आपके विभाग ने मॉर्निंग वॉकर के लिए फ्री रखा है, वहाँ पे वो सब सुविधाएं नहीं हैं। तो क्या हर माइन्यूट चीज़ पे सुदीप जी पर्सनली ध्यान देंगे, या एक इस तरीके का रॉ इंस्ट्रक्शन जारी? ये एक नीतियों का मसला है।
एक मंत्री के नाते मेरे लिए संभव नहीं है कि पूरे राज्य के तमाम पार्कों के शुल्क का मैं समीक्षा कर पाऊँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि एनुअल फुटफॉल को काउंट करते हुए सेवा शुल्क लगाया जाना चाहिए। इस आशय का एक नीति निर्धारण हम लोग कर देंगे, जिससे किसी पार्क में अगर आने वाले 100 लोग हैं और वहाँ आप उनसे 50 रुपया करके लेंगे तब तो नहीं संभव है। मेरा यह मानना है कि चाणक्य नीति यह कहती थी कि किसी भी राज्य को कर उतना ही लेना चाहिए जितना मधुमक्खी फूल से शहद निकालती है, कि वो फूल को भी नुकसान न हो और राज्य का काम भी चले। तो वही चाणक्य नीति अपनाई जानी चाहिए कि शुल्क उतना ही लिया जाना चाहिए कि उस जगह की संरक्षा हो सके, उस जगह का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके, लेकिन पर्यटकों या आगंतुकों के पॉकेट पर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। एक आखिरी सवाल है सर, जैसे आपने कहा कि झारखंड को लोग जानते हैं आदिवासी स्टेट है, आदिवासी बहुल स्टेट है, बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है, नेचुरल लोकेशन, लेकिन एक छवि और है जो हमारा पुराना है, अब वो छवि 100% सही नहीं है, वो है नक्सलवाद का। लोग डर जाते हैं कि अरे झारखंड में हम रात में नहीं रुकेंगे नेत्राहाट, हम रात में नहीं रुकेंगे बेतला में। तो उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप मिनिस्टर भी हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टूरिस्टों की आपको? देखिए, सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि झारखंड को अपनी इस छवि को तोड़ने की ज़रूरत है और हम लोग प्रतिदिन इस छवि को तोड़ रहे हैं। हम लोग नेतरहाट में शाम के 6 बजे पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कुछ नए इवेंट्स को प्लान कर रहे हैं। लाइट एंड साउंड शो प्लान हो रहा है, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद पर्यटकों के पास कोई काम नहीं रहता है। तो हम लोग ये नाइट वाली एक्टिविटीज़ वहाँ शुरू करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट के ऑफिशियल से बात करके हम लोग जो सड़कें हैं नेतरहाट की, जिसमें अक्सर वन्य जीव गुजरते हुए दिख जाते हैं, उन सड़कों पर हम नाइट सफारी का प्लान करना चाह रहे हैं कि पर्यटकों को 10 बजे रात में बिस्तर जाने से पहले हमको एंगेज करके रखना है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस मिथ को, उस धारणा को तोड़ेंगी कि झारखंड असुरक्षित है। जंगलों में जो हमारे हिडन जेम है, वाटरफॉल्स है, उसके लिए जो प्रस्तावित नीति हम लोग लाने जा रहे हैं, उस नीति में जंगलों में अवस्थित उन वाटरफॉल्स का मेंटेनेंस या रख रखाव जो है वो जीएफएमसी करेगी, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, जिसमें स्थानीय लोग होते हैं। उन 15 लोगों में 50% महिलाएं होंगी। तो जब 7 पुरुषों और 7 महिलाओं का एक समूह किसी एम्यूनिटी की देखभाल कर रहा होगा, तो वो पर्यटकों में यह विश्वास जगाएगा कि आप यहाँ सुरक्षित हैं, आपकी सुरक्षा के लिए झारखंड के आम लोग मौजूद हैं। और आम लोग इसलिए मौजूद रहेंगे कि उस एम्यूनिटी के रिसोर्सेज पर उसका भी हिस्सा होगा। हम कहीं ना कहीं रोजगार के साधनों में हमारी जो वन विभाग की जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं, जिनको हम लोग जेएफएमसी कहते हैं, जेएफएमसी को अगर हम ला रहे हैं पिक्चर में, तो वो इसी वजह से है कि वो स्थानीय लोग पर्यटकों में एक आश्वस्ति का भाव पैदा करेंगे कि हम 14 पुरुष और स्त्री मिलकर आपके रात के यहाँ के स्टे की सुरक्षा की गारंटी है। और अगर कोई आपका विरोध करने आता है तो उसको गाँव वालों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें बदलाव की दिशा में बढ़ चली हैं और हमको लगता है कि जल्दी हम इस छवि को तोड़ेंगे और टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट का एक चेहरा झारखंड ओढ़ेगा, जिस चेहरे के साथ पर्यटकों के मन में यह आश्वस्ति का भाव रहेगा कि झारखंड के लोग बहुत सीधे, सरल और सहज होते हैं। और यह सीधा, सरल और सहज भाव पर्यटकों को यहाँ के स्थानीय लोगों में दिखेगा। हम इस बात की ट्रेनिंग भी देंगे। जेएफएमसी के लोगों को हम हॉस्पिटैलिटी की बेसिक ट्रेनिंग देकर एम्यूनिटीज़ हैंड ओवर करेंगे कि उनको ये मालूम रहे कि रूम में चादर कैसे बिछानी है, उनको ये मालूम रहे कि खाना को सर्व कैसे करना है, उनको ये मालूम रहे कि तकिया का कवर कैसे बदला जाना चाहिए। तो जब इस हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग हम देंगे, पर्यटकों के प्रति सुरक्षा का, आश्वस्ति का भाव पैदा करने की ट्रेनिंग देंगे, तो आने वाले दिनों में हम झारखंड की इस छवि को बदल लेंगे कि ये असुरक्षित झारखंड नहीं, सुरक्षित झारखंड है और पर्यटकों के लिए बहुत सुरक्षित, सहज, सुलभ, उपलब्ध झारखंड है, जो चाहता है कि पर्यटक उसके पास आएँ और हमारी प्राकृतिक छटा को निहार कर मन में सुखद स्मृतियाँ लेकर अपने गंतव्य को वापस जाएं। तो हम तो यही कह सकेंगे, बेस्ट ऑफ लक। सरकार की जो उम्मीद है, सरकार का जो नियत है, शायद वैसा ही अगर हूबहू हो गया तो यकीन मानिए कि झारखंड के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग भी खुशहाल होंगे, क्योंकि उनके पॉकेट में पैसा आएगा। सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, एक टूरिस्ट आता है, पानी का बोतल ही सिर्फ परचेज़ किया तो वो इकोनॉमी को ऐड ऑन करेगा।
उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जिस परिकल्पना के साथ टूरिस्टों को बुलाने की कोशिश कर रही है, टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, वो वैसा ही हो और जल्द हो। शुक्रिया। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in